रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीतू अपनी बड़ी बहू आलिया और छोटी बहू अनुष्का से सेवा कराते हुए स्वर्ग सी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन नीतू की बड़ी बहू आलिया को गर्मियों का मौसम पसंद नहीं था और वो मार्च में ही जून जैसी गर्मी देखकर एक दिन आलिया नीतू से कहती है, अरे सासू माँ, गर्मी आ गई है तो गर्मियों की थोड़ी बहुत तैयारियाँ कर लेते हैं। गर्मियों की तैयारियाँ? वो कैसे? गर्मी तेरी बुआ की बेटी है क्या, जो उसके स्वागत के लिए मैं रंग बिरंगी लाइटें लगवाऊं? वहीं पर मौजूद अनुष्का अपनी जेठानी की बात को समझते हुए उससे पंगे लेने के लिए अपनी सास को बोलती है, अरे माँ जी, आप समझी नहीं। जेठानी जी क्या कहना चाहती हैं? उनका मतलब है कि गर्मियाँ आ रही हैं तो वो गर्मियों की तैयारी करना चाहती है। मतलब ठंडे पानी रखने के लिए बोतलों को बेड से निकालकर धोना चाहती हैं। क्यों जेठानी जी? मेरा मतलब था सासू माँ। अरे बहू, बस यही करना था तूने। जा निकाल ले, सारी बोतलें बेड में रखी है और अच्छे से धो लियो। ठीक है। आलिया भी अपनी देवरानी की चाल को समझते हुए सारी बोतलों को जल्दी से धोकर छत पर रख देती है धूप लगाने के लिए। शाम को जब वो बोतलें लेने जाती है तो चिल्लाते हुए बोलती है, सासू माँ, अनुष्का, ऊपर आओ जल्दी। आलिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर नीतू और अनुष्का भागते हुए ऊपर जाते हैं और वहाँ प्लास्टिक की बोतलों को टेढ़ा मेढ़ा देखकर नीतू बोलती है, ये क्या हुआ बहू बोतलों को? इनको कौन सा लकवा मार गया जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो गयी? सासू माँ, अब ये तो बोलूंगी नहीं कि मैंने किया है। अरे सासू माँ, समझो ना, गर्मी ही इतनी पड़ रही है कि ये पतली प्लास्टिक वाली बोतल खुद को ही नहीं बचा पाई तो हमारे पानी को कैसे बचाती अपने अंदर। इसलिए अब मैं महंगी अच्छी प्लास्टिक की बोतलें लाऊंगी गर्मियों में। थोड़ा खर्चा हो जाएगा लेकिन चीज टिकाऊ होगी। लगता है तू सही कह रही है। चल मैं दे दूंगी पैसे, तो ले आइयो। पर माँ जी, ये तो फालतू का खर्चा है। देवरानी जी, अगर आपको फालतू का खर्चा लगता है ना तो आप उन बोतलों से पानी मत पीना। अपने पीने का पानी आप इन्हीं बोतलों में भर लेना। इतना बोलकर आलिया नीतू को नीचे ले आती है और उससे पैसे लेकर महंगी महंगी बोतलें ले आती है। ये देखकर अनुष्का के कलेजे में आग लग जाती है। खैर, ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि घर का कूलर भी खराब हो गया था तो नीतू उसको ठीक कराने के लिए अनुष्का को मैकेनिक को बुलाने की बोलती है। ये सुनकर आलिया नीतू से बोलती है, सासू माँ, एक बात कहूँ, इस कूलर को 5 साल हो गए हैं। अगर इसे ठीक भी करवा लिया तो मर मर के चलेगा। इससे अच्छा तो हम घर में एक एसी लगवा लेते हैं, पूरा घर ठंडा हो जाएगा। और उसके चलने से जो लंबा चौड़ा बिल आएगा ना, वो माँ जी का मत्था गर्म कर देगा। इसलिए दीदी आप रहने ही दो। गर्मियाँ ठीक से अभी आई भी नहीं और आपके खर्चे चालू हो गए। हाय हाय सासू माँ, देखिए मैं कौन सा अपने कमरे में एसी लगवाने की बात कह रही हूँ। अरे जब एसी चलेगा तो हम पंखे बंद कर देंगे और दिन में घर की लाइटें भी बंद रखेंगे, बस रात में जला लेंगे। अरे एसी को भी रुक रुक कर चला लेंगे। हद है देवरानी जी, मैं तो यहाँ सबका सोच रही हूँ। अब सासू माँ आप ही सोचो, जब रात को रणवीर जी और विराट देवर जी थके हारे घर आते हैं, उन्हें एसी की ठंडी हवा लगेगी तो कितना सुकून मिलेगा। बात तो तू सही कह रही है बहू। चल इस बार लगवा लेते हैं एसी। माँ जी इनकी बातों में कितनी आसानी से आ जाती है। अभी मैं 100 रुपए मांग लूंगी तो इनके कलेजे में आग लग जाएगी। कुछ ही दिनों में घर में एसी लग जाता है। ये देखकर नीतू का बेटा रणबीर बोलता है, अरे वाह माँ, इस बार तो बड़े खर्चे कर रही हो गर्मियों में। पहले महंगी वाली बोतलें, अब एसी। अरे बेटा, ये तो आलिया ने बोला तो इसलिए लगवा लिया। सबको आराम रहेगा गर्मियों में। अपनी गर्मियाँ सुकून से बिताने के लिए आलिया बातों को घुमाकर किसी भी तरह अपनी सास से खर्चा करवा ही लेती थी। वहीं दूसरी तरफ बेचारी अनुष्का अपनी देवरानी के आगे कमजोर पड़ जाती थी। ऐसे ही एक दोपहर मोहल्ले में प्लास्टिक का सामान बेचने वाला आया था। अनुष्का उसमें से आइसक्रीम बनाने की प्लास्टिक की ट्रे लेती है और घर आकर अपनी सास को बोलती है, माँ जी गर्मियाँ बहुत है ना, तो मैंने ये आइसक्रीम ट्रे ली है, बस 150 रुपए की है, जरा देना पैसे। बहू तू पागल है क्या? इस घर में बच्चे थोड़ी हैं जो आइसक्रीम खाएंगे। तू भी ना बस फालतू के खर्चे करवाने के लिए आगे रहती है।
ये बात सुनकर अनुष्का का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ आलिया आकर बोलती है, अरे वैसे देवरानी जी सही कह रही है सासू माँ, गर्मी बहुत है और गर्मी में आइसक्रीम बच्चे नहीं बड़े भी खाते हैं। वाह, आज जेठानी जी ने मेरे हक में बोला। चलो सही है। लेकिन माँ जी, ट्रे पर बेकार का खर्चा करने की क्या जरूरत है? हमारा फ्रिज तो वैसे ही पुराना है। अरे मर मर के तो वो पानी ठंडा करता है। इसलिए मैं क्या कह रही थी कि नया फ्रिज ले लेते हैं, आइसक्रीम ट्रे उसमें फ्री मिल जाएगी। सच में बहू, फ्री मिलेगा? फिर तो शाम को ही चलियो तू मेरे साथ और बताइयो कौन सा फ्रिज लिया जाए। अपनी सास की ये बात सुनकर अनुष्का का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो गुस्से में बाहर जाती हुई बोलती है, मेरा ये 150 रुपए इनको फालतू खर्चा लग रहा था और अब जेठानी जी के चलते जो हजारों का फ्रिज आएगा वो सही है। हद है, अपनी जरूरत के हिसाब से जेठानी जी गर्मियों के नाम पर फालतू का खर्चा करवा रही हैं। शाम को नीतू और आलिया जाकर घर के लिए नया फ्रिज ले आते हैं। गर्मियां आने से पहले ही इतना खर्चा करवाकर आलिया बड़ी खुश थी और इसी खुशी में वो अपने कमरे में नाचते हुए बोलती है, मेरी गर्मियों की तैयारी तो हो गई। अब गर्मियाँ सुकून से निकलेगी। मस्त एसी की हवा में सोऊंगी, नए फ्रिज में आइसक्रीम जमाऊंगी और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगी। ऐसे ही समय गुजरता है। अब घर में गर्मियों से बचने के लिए एसी, फ्रिज सब कुछ था और सबका इस्तेमाल भी हो रहा था। ऐसे ही कुछ समय तक घर के मीटर पर जब हाई वोल्टेज एसी और फ्रिज का एक्स्ट्रा लोड होने लगता है तो एक दिन तेज चिंगारी के साथ घर के मीटर में आग लग जाती है और पूरे घर की लाइट चली जाती है। ये देखकर नीतू कहती है, ये क्या हुआ अचानक लाइट को? अभी तो मैंने एसी चालू किया था, अच्छी नींद आ रही थी टीवी देखते देखते, इस लाइट को भी अभी जाना था। सभी अंधेरे में बैठे सोच ही रहे होते हैं कि आखिर लाइट क्यों गई। इतने में नीतू का छोटा बेटा विराट ऑफिस से घर आकर अपनी माँ से बोलता है, माँ, बाहर मीटर में आग लग गई, बिजली विभाग वालों को जल्दी बुलाना पड़ेगा। क्या आग? हे भगवान, आग! विराट जल्दी से फोन करके बिजली विभाग के लोगों को बुलाता है और मीटर की आग बुझाकर उसको चेक कराने के बाद उनमें से एक अधिकारी बोलता है, देखिए, मीटर पर जरूरत से ज्यादा लोड आने की वजह से ये फूक गया है। ऐसा क्या चला रहे थे घर में? वो सर, मेरी जेठानी जी ने एसी और नया महंगा फ्रिज मंगवाया था, उसी का इस्तेमाल कर रही थी ये दिन रात। उसी का नतीजा है ये। अब देखिए, नए मीटर के लिए 10,000 रूपए जमा करवाने पड़ेंगे और साथ ही 1 हफ्ते का इंतजार भी करना पड़ेगा। 1 हफ्ते का इंतजार? अरे जब तक हम गर्मी में रहेंगे। मैडम, ये तो पहले सोचना चाहिए था। अब ऐसी हाई वोल्टेज चीजें लगवाते हो तो उसके लिए वायर सेटिंग भी करवानी पड़ती है। अब बढ़ गया ना इतनी गर्मी में आपका खर्चा। ये सब सुनकर आलिया बोलती है, माँ जी दे दीजिए ना पैसे। बहू, तेरे इन खर्चों से सारे पैसे खत्म हो गए। अब मेरे पास मीटर लगवाने के लिए और पैसे नहीं हैं। क्या? अरे यार नहीं। बेचारी आलिया ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपनी सास का इतना खर्चा करवाया था गर्मियों के लिए कि अंत में इनका कोई फायदा नहीं रहा। इसीलिए कहते हैं, अगर खर्चा सोच समझकर नहीं करोगे तो आगे जरूरत के समय खर्चने को पैसे ही नहीं बचेंगे। कुहू एक बेहद ही गहरे सांवले रंग की लड़की थी। उसके माता पिता ने खूब दहेज का लोभ देकर कुहू का रिश्ता प्रेम नाम के लड़के से तय कर दिया था। प्रेम की माँ वसंता घर आकर अपने बेटे से बोलती है, प्रेम बेटा, रिश्ते के लिए मना मत करियो, बहुत पैसा मिल रहा है बदले में। अब तो पैसा ही पैसा होगा हमारे पास और हमारे घर का लोन भी चला जाएगा और ये घर पक्के तरीके से हमारा होगा। पर माँ, आप इस लोन से बचने के लिए मेरी जिंदगी क्यों तबाह कर रही हैं? मैं पैसे कमाकर कुछ महीनों में ये घर अपने नाम करवा ही लेता, पर नहीं, आप मेरी उस सांवली लड़की से शादी करवा रही हैं। बेटा, तेरा काम तो इतने अच्छे से चल नहीं रहा और हम रोड पे ना आ जाए यही सोचकर मैं तेरी शादी उससे करवा रही हूँ। और तू कोशिश कर उस लड़की से घुलने मिलने की। अब वो तेरी बीवी बनने वाली है और मुझसे बहस करने से अच्छा होगा कि उस लड़की से मिल ले। अब हट यहाँ से, मुझे काम करने दे। इतना बोलकर बसंता पंडित से मुहूर्त का पता करके आती है। पंडित 1 हफ्ते बाद का मुहूर्त निकालते हैं। प्रेम भी अपनी माँ की बात मानकर अगले दिन कुहू को कैफे में मिलने के लिए बुलाता है। प्रेम खाने का ऑर्डर देता है।
और उसे कुहू के साथ बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी वेटर खाना लेकर आता है और कुहू उसे बोलती है, प्रेम जी कुछ खा लीजिए, आपने मुझे यहाँ मिलने बुलाया, कोई खास वजह? हाँ, वो मैंने सोचा कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो जाएगी और एक दूसरे को हम जानते तक नहीं है, तो क्यों ना मिल लिया जाए ताकि बाद में हम दोनों को अजीब ना लगे। जी बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बताइए क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? आपको जो करना पसंद हो या कुछ खाना पसंद हो वो बता दीजिए। जी मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा आता है। सिंगिंग, डांसिंग, जोक्स, ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है। इस तरह दोनों काफी घंटों तक बातें करते हैं, जिसके बाद प्रेम को कुहू पसंद आने लगती है और वो कुहू का साफ दिल देखकर उसके सांवले रंग को अपने दिल में बसा लेता है। अगले हफ्ते दोनों की शादी बड़े धूमधाम से होती है। कुछ ही हफ्तों में कुहू अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है, जिसे देखकर उसकी सास ना चाहते हुए भी उससे खुश हो जाती है। ऐसे ही एक दिन बसंता कुहू को आवाज लगा के बुलाती है, अरे ओ काली कमली बहू, जरा इधर तो आ। जी माँ जी। जरा मेरे लिए 1 कप अदरक इलायची वाली बढ़िया सी चाय लेकर आ, और हाँ अपनी तरह काली चाय मत लेकर आ जाइयो। कुहू अपनी सास की बात चुपचाप सुनती है और रसोई में जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास के लिए फटाफट से बढ़िया सी चाय बनाकर लाती है, जिसे पीकर वो बोलती है, आहा बहू, चाय तो बहुत ही अच्छी है। वैसे तू बाहर से कितनी भी बेकार लगती हो, लेकिन काम तो तेरे अच्छे हैं। पूरा घर संभाल लेती है मेरा। शुक्रिया माँ जी। अच्छा बहू, वो मैं क्या कह रही थी, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, तो तू सारे कपड़े, चद्दर, तकिए जो भी हैं वो सब धो दे। अब पता चलेगा महारानी को, जब इतने सारे कपड़े हाथ से धोएगी ना तो हाथ ही टूट जाएंगे। मशीन तो है नहीं वैसे भी, अब मजा आएगा। जी माँ जी, मैं सारे कपड़े धो दूंगी। कुहू एक एक करके सारे कमरों के पर्दे, चद्दर, कवर सब सिर्फ 1 घंटे के लिए साबुन में भिगो कर रख देती है। इतने में वो खाना बना लेती है और बाद में जाकर सारे कपड़े अच्छे से धोकर सुखा देती है। तभी बसंता आकर बोलती है, अरे ओ काली कमली, धुल गए सारे कपड़े? हो गए तेरे सारे काम या फिर कुछ बाकी है? जी माँ जी, मैंने सारे कपड़े अच्छे से धो दिए। अरे ओ नास पीटी, दोपहर का खाने का वक्त हो चुका है, खाना तो तूने बनाया नहीं होगा। नहीं माँ जी, खाना तो मैंने कब का बना दिया। चलिए आपको परोस देती हूँ। अच्छा तो झूठ बोलेगी मुझसे, जरा मैं भी देखूँ तो रसोई में खाना बना भी है या नहीं। इतना बोलकर बसंता रसोई में जाकर देखती है तो रोटी, सब्जी, चावल, सलाद सब रेडी होते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और अपने मन में बोलती है, इसे तो मैंने इतना मुश्किल काम दिया था कि इसका हाथ टूटे, कमर टूटे, लेकिन इसका तो कुछ हुआ ही नहीं। फटाफट इसने खाना भी बना लिया। सच में कमाल की बहू मिली है मुझे। माँ जी आप क्या सोच रही हैं? बैठिए ना, मैं खाना परोसती हूँ। बसंता उसके हाथ का खाना खाकर खुश हो जाती है, जिससे बसंता के दिल में कुहू अपने प्यार से जगह बना लेती है और बसंता उसे अपना लेती है। वक्त बीतता जाता है। अचानक से बसंता के घर पर उसकी पड़ोसन मीना आती है और उसे बोलती है, अरे बसंता, ओ बसंता, कहाँ रह गई? ओ बसंता रानी। अरे क्यों मेरे घर में घुसकर पूरा घर सर पे उठा रही है? सर पर नहीं उठाऊं तो क्या करूं? तेरे कारनामे ही ऐसे हैं कि शांत कैसे रहूं मैं? ऐसा क्या कारनामा कर दिया मैंने? तेरे बेटी की शादी हो गई और तूने अभी तक बहू की मुंह दिखाई नहीं करवाई। 1 महीना होने को आया है, चल अब बहू से मिलवा, मुझे देखना है। अरे पागल, थोड़ी देर पहले आती ना, बहू तो घर में है नहीं, बाजार गई है। तू रुक, मैं तेरे लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो अपनी बहू के कमरे में जाती है और उसे कमरे से बाहर आने के लिए साफ मना कर देती है और फिर रसोई में जाकर वो मीना के लिए पानी लेकर आती है और उसे देते हुए बोलती है, अगर इसने बहू को देख लिया ना तो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। हर हालत में मुझे इसे घर से बाहर भेजना ही होगा। अरे मीना, तुझे जाना नहीं है क्या घर अपने? अरे 1 गली 5 घर छोड़ के ही तो घर है, बहू का इंतजार करने दे। अरे मैंने बोला ना कि बहू को टाइम लगेगा अभी आने में, वो बाजार गई है, राशन वगैरह भी लेना है, 4 घंटे लगेंगे। वो दूर वाला बाजार है ना, वहाँ गई है। कोई बात नहीं, मैं तो बहू से मिलकर ही जाऊंगी।
ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। ऐसे ही 3 घंटे बीत जाते हैं और मीना इंतजार करते करते थक जाती है, जिसके बाद मीना बोलती है। अच्छा बसंता, मेरी बहू का फोन आ गया है, मुझे जाना होगा, लेकिन कल फिर आऊंगी 2-4 औरतों को लेकर। अच्छा अब मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बहू तुझे मिलेगी तब तो मुंह दिखाई करवाऊंगी ना। अरे बहू, मेरी काली कमली आजा। जी माँ जी, आपने इतनी देर तक मुझे अंदर क्यों रखा? अरे वो पड़ोस की जो मीना थी ना, वो आई थी, तेरा मजाक बनाती, इसीलिए मैंने उसे भगा दिया। 3 घंटे से उसका पोपट बना रही थी मैं। तो फिर माँ जी मिलवा देते। अरे नहीं, कल वो फिर आएगी, इसीलिए तू अपने कमरे में ही बैठी रही हो, समझी? जी माँ जी। ऐसे ही अगले दिन मीना 2-3 पड़ोसनों को लेकर घर आती है, लेकिन बसंता फिर से बहाना बना देती है बहू के घर पर ना होने का। तभी घर के बाहर आकर मीना बोलती है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है मीना जानबूझकर अपनी बहू से हमें मिलवा नहीं रही। 5-6 दिन बाद बसंता के घर अचानक से चलेंगे, जब इसकी बहू जरूर घर पर मिलेगी। हफ्ते भर बाद मीना और पड़ोसने उसके घर की डोरबेल बजाती है, जिसमें बसंता अपने बेटे प्रेम से बात कर रही होती है। तभी वो अपनी बहू को दरवाजा खोलने को कहती है। कुहू जैसे ही दरवाजा खोलती है तो मीना उसे देखकर बोलती है। अरे ये क्या, बसंता ने नौकरानी रख ली अपने घर पर? अरे बहू, जरा देख कर बता कौन आया है। क्या बहू? अरे लो भाई, ये काली कलूटी तो बसंता की बहू निकली। ओहो, बेचारी इसलिए हमें मिलवा नहीं रही थी इतने दिनों से। चलो चलो, सब बसंता से मिलकर आते हैं। इतना बोलकर सब बसंता के पास चली जाती है। बोलती है, अरे ओ बसंता, तूने अपनी कल्लो जैसी बहू को छुपाकर इसलिए रखा ना, ताकि हम सब ना देखे और तेरी बेइज्जती ना करे। लेकिन अफसोस, तेरी चाल पट्टी और पोल पट्टी सब खोल दी मैंने। अरे देखो देखो, बसंता अपनी काली बहू को घर लेकर आई है। अरे माफ करना, ये तो साक्षात काली माता को घर लेकर आई है। सिर्फ काली मैया ही नहीं, अन्नपूर्णा की तरह स्वादिष्ट खाना भी बनाती है, दुर्गा की तरह अपने घर को बचाना भी जानती है, लक्ष्मी की तरह घर में पैसे जोड़ कर रखती है, सरस्वती की तरह पूरा हिसाब किताब रखती है। देखा कितनी देवियों का स्वरूप दिखता है मेरी बहू में। और 1 हफ्ते में ही पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली थी बहू ने। मेरी बहू रंग से कमजोर है तो क्या हुआ, तुम्हारी भी तो गोरी बहुएं हैं, लेकिन तुम कितना खुश हो वो मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे मुझे तो फक्र है अपनी बहू पर, तुम्हारी बहू से लाख गुना अच्छी लाई हूँ। हाँ माँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। बसंता की कड़वी और सच्ची बातें सुनकर मीना और पड़ोसनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहू को शगुन देकर चली जाती है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और बसंता अपने बहू और बेटे को हनीमून के लिए भेज देती है। आशी बहुत ही तेज तर्रार लड़की थी, इसी के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी मिजाज की भी थी। उसके जिद्दी और बेधड़क बात करने की वजह से उसके लिए आए हुए सारे रिश्ते टूट जाते थे। एक दिन आशी एक कैफे के बाहर टैक्सी का वेट कर रही होती है कि तभी एक तेज रफ्तार से कार आकर उसके ऊपर कीचड़ उछाल के चली जाती है, जिस वजह से उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और वो चिल्लाकर बोलती है, अबे ओ अमीर बाप की औलाद, सड़क क्या तेरे दहेज में मिली है जो जहाँ दिल आएगा वहीं गाड़ी चलाएगा? आशी के इतना कहते ही वो गाड़ी कुछ दूर जाकर रुक जाती है और उसमें से आहान नाम का एक लड़का बाहर आता है, जो आशी के पास जाकर बोलता है, हाँ, तुम्हारे बाप ने ही तो की है मेरे नाम, जहाँ मन करेगा वहाँ गाड़ी चलाऊंगा। ओ मिस्टर, एक तो मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, ऊपर से ऐसे बात कर रहे हो। अरे तमीज नहीं है क्या जरा भी तुम में? तमीज की बात आप ना ही करे तो अच्छा होगा मिस। माना मुझसे गलती हुई है, जिसके लिए मैं आपको सॉरी बोलने ही आया था, पर आपकी बात सुनकर लगा कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। इतना बोलकर आहान वहाँ से चला जाता है और आशी उसकी कार का नंबर याद कर लेती है, जिसके बाद में वो अपने घर वापस आती है तो उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी माँ वंदना बोलती है, हाय दैया, कहाँ से कीचड़ में लेट के आ रही है? मुझसे कुछ मत पूछो, मेरा मूड ऑलरेडी बहुत खराब है। आशी अपने कमरे में बैठकर आहान के बारे में ही सोच रही होती है और खुद से बोलती है, कुछ तो बात थी उस लड़के में जो उसने मुझे इतना करारा सा जवाब दिया।
अब तो मैं उस लड़के को अपना बनाकर रहूंगी। अगले दिन वो उसके कार का नंबर पता करवा लेती है और उसे पता चलता है कि वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम करता है। इसी के साथ साथ उसे उसका नाम तक पता चल जाता है। आशी शाम को उसकी कंपनी के बाहर खड़ी होती है और जैसे ही आहान अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकलता है, वो एकदम से उसकी कार के सामने आ जाती है और आहान जोर से ब्रेक लगाता है, जिसके बाद वो कार से उतरकर उसके पैर की तरफ देखता है कि उसे तो चोट लगी हुई है और इसी के साथ साथ उसका खून बह रहा है। आहान उसे अपनी गोद में उठाकर कार में बिठा देता है और वहां से सीधा क्लिनिक लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग करते हैं। जिसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठकर घर जा रहे होते हैं। तभी बीच में आशी बोलती है, थैंक यू सो मच और सॉरी यार उस दिन के लिए, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। इट्स ओके, वैसे गलती मेरी भी है। कुछ भी हो, मुझे एक लड़की से इतनी बुरी तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे कोई बात नहीं, तो अब हम दोस्त बन सकते हैं। इतना कहने के बाद में दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं और एक दूसरे से अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुछ ही दिनों में वो अपने पेरेंट्स को एक दूसरे के बारे में बता देते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद गृह प्रवेश के समय आहान की माँ काशी और उसकी छोटी बहन रीना दोनों उसका स्वागत करती है। जिसके बाद रीना बोलती है, माँ, भैया तो बिल्कुल परी जैसी भाभी लाए हैं। अब तो मुझे भाभी से अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। अरे पागल, तुझे तो इन दोनों को गिफ्ट देना चाहिए और उल्टा तू ही मांग रही है। चल हट, अब इन दोनों को आराम करने दे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और आशी ये नोटिस करती है कि उसकी सास और ननद में तो बहुत प्यार है। इसी के साथ उसकी सास उससे कभी भी नहीं लड़ती। तो वो सोचते हुए खुद से बोलती है, ये माँ बेटी का प्यार तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अरे लोगों की सास इतना लड़ती है, झगड़ती है और मेरी है कि कुछ कहती ही नहीं। इतनी अच्छाई मुझसे हजम नहीं होती। कुछ ना कुछ तिगड़म तो लगाना ही पड़ेगा मुझे। जिसके बाद वो देखती है कि रीना को कोई लड़का बाइक पर छोड़ के गया है। जिसके बाद वो तुरंत किचन में जाकर अपनी सास को बोलती है, माँ जी, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरे हिसाब से आपको रीना को समझा के रखना चाहिए। क्या हुआ बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है? अरे मैंने आज रीना को एक अनजान लड़के के गले मिलते हुए देखा। उस लड़के ने रीना का हाथ भी पकड़ा हुआ था। पर ऐसा कुछ होता तो रीना मुझे बता देती। वही तो, आप उस पर इतना भरोसा करती हैं और वो आपके पीठ पीछे ये सब करती फिर रही है। उसे मत बोलना कि मैंने कुछ कहा है। खामखा कहेगी कि मैंने आपके कान भरे हैं। नहीं नहीं बहू, तू उसकी भाभी है, भला तू क्यों उसका बुरा सोचेगी? ये सब सुनकर काशी को यकीन नहीं होता कि रीना उससे इतनी बड़ी बात छुपा रही है। जिसके बाद रीना के घर आने पर काशी उसे गुस्से में बोलती है, कहाँ थी इतनी देर तक? समय का कुछ ख्याल है या नहीं? आज के बाद इतनी देर तक तू घर से बाहर नहीं रहेगी, समझी? इतना कहकर काशी वहाँ से चली जाती है और अपनी माँ का ऐसा रवैया देखकर रीना हैरान रह जाती है और अपनी भाभी को बोलती है, भाभी, आज माँ को क्या हुआ है? आज से पहले उन्होंने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। अब मैं क्या कहूँ रीना, अगर कहूँगी तो बुरी बन जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है, आप बोलिए। माँ जी को लगता है कि तुम उनकी दी हुई आजादी का गलत फायदा उठा रही हो। किसी के साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा। रीना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद में आशी अपने हाथ पर पट्टी बांध लेती है। कुछ ही देर बाद में आहान भी ऑफिस से घर वापस आता है और आशी जैसे ही पानी की ट्रे आगे करती है, आहान की नजर उसके हाथ पर जाती है। जिसके बाद वो बोलता है, तुम्हें चोट लग गई और फिर भी तुम काम कर रही हो। मैं अभी माँ और रीना से बात करता हूँ। अरे नहीं नहीं, इतनी सी बात के लिए आप उन्हें परेशान मत कीजिए। और वैसे भी मैं इस घर की बहू हूँ, ये काम करना तो बनता ही है। उन दोनों की बातें रीना चुपके से सुन रही होती है और वो समझ जाती है कि आशी ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। जिसके बाद वो ये सब जानकर अपनी माँ को बता देती है
अगले दिन जब सब बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी काशी बोलती है। रीना, आज मैंने तेरे पसंद की सब्जी बनाई है, जरा चक्कर तो देख। मुझे नहीं खाना। भाभी, आप मेरे लिए पास्ता बना दोगी प्लीज? क्यों, माँ के हाथ से अच्छा अब भाभी के हाथ का खाना लगने लगा है क्या? हाँ, क्योंकि जिस माँ को अपनी बेटी पर भरोसा ही नहीं, उस माँ के हाथ का खाना मुझे खाना ही नहीं है। मुझे तुझ पर भरोसा नहीं होगा, बल्कि तू ही मुझसे आजकल बातें छुपाती है। वो तो बहू ने मुझे बताया कि तू किसी लड़के से गले मिल रही थी। भला मैं क्यों बातें छुपाने लगी? वो तो भला हो भाभी का, जिन्होंने मुझे आपकी सोच के बारे में बता दिया। दोनों की बातें सुनकर आशी डर जाती है कि अब तो दोनों को पता चल जाएगा कि ये सब उसकी ही चाल थी। इतने में ही आहान बोलता है। आप दोनों अपनी बकवास बंद कीजिए और मुझे ये बताइए कि आप दोनों घर का सारा काम उस पर ही क्यों डाल देते हैं? कल उसके हाथ में चोट लगी थी, फिर भी वो सारा काम कर रही थी। अरे मैं तो भूल गई कि किचन में दूध गैस पे रखा है, मैं जरा देख कर आती हूँ। कहाँ चली भाभी? अब चाल चली है तो उसका अंजाम भी देखना पड़ेगा। जिसके बाद रानी और काशी आहान को सब कुछ बताती है कि आशी ने तीनों से एक दूसरे के बारे में झूठ बोला है ताकि तीनों के बीच में गलतफहमी हो जाए। ये सब सुनने के बाद में आहान बोलता है। आशी, तुम अपने परिवार के साथ ऐसा कर रही थी, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। आशी को अपनी गलती का एहसास होता देखकर काशी और रीना उसे माफ कर देती है और आहान भी उसे दूसरा मौका देता है, जिसके बाद आशी अपने परिवार के साथ प्यार से रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।